हेलो फ्रेंड्स, आज से हम जूरिस्प्रूडेंस का भी वीडियो स्टार्ट करेंगे और समझेंगे जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है। अधिकतर लोग कहते हैं जूरिस्प्रूडेंस समझ में नहीं आता। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको समझाने की। तो चलिए चालू करते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है। जूरिस्प्रूडेंस मतलब विधि शास्त्र, ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे कि आंग्ल विधि शास्त्र कौन है, इसके पिता कौन है, ठीक है। आखिर ये क्या बला है। तो अंग्रेज विधिवेत्ता जॉन ऑस्टिन 1790 से 1859 प्रथम विधि शास्त्री थे, जिन्होंने विधि शास्त्र को विज्ञान के रूप में देखा, मतलब जूरिस्प्रूडेंस को एक साइंस के रूप में देखा। जॉन ऑस्टिन्स को आंग्ल विधि शास्त्र का पिता बोला जाता है। वास्तव में यह पद नाम जेरेथी बेंथम को मिलना चाहिए था, क्योंकि ऑस्टिन से बहुत पहले बेंथम ने विधि शास्त्र के अध्ययन की वैज्ञानिक पद्धति का प्रारंभ किया था। अब देखिए, जॉन ऑस्टिन्स के पहले बेंथम जो विधिवेत्ता थे, उन्होंने विधि शास्त्र को वैज्ञानिक पद्धति में प्रारंभ किया। ऑस्टिन की पुस्तक विधि शास्त्र की सीमाओं का निर्धारण, प्रोविजंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड, 1832 में प्रकाशित हुई। क्योंकि बेंथम 1748 से 1772 में लिखी पुस्तक विधि शास्त्र की सीमा का निर्धारण का प्रकाशन 1945 में हुआ था, इसलिए आंग्ल विधि शास्त्र के पिता का सम्मान विधि शास्त्रियों द्वारा जॉन ऑस्टिन्स को दिया गया। इस पुस्तक में जॉन ऑस्टिन ने विधि शास्त्र को विधि के एक ऐसे विज्ञान के रूप में मान्यता प्रदान की जिसका संबंध विधि की परिकल्पनाओं या विधि के सिद्धांतों का विश्लेषण करना था। जैसे साइंस में हम उनके सिद्धांतों का विश्लेषण करते हैं, उसी तरह जूरिस्प्रूडेंस में द ग्रेट विधिवेत्ता जॉन ऑस्टिन्स और बेंथम, जो पहले जिन्होंने विधि शास्त्र को विज्ञान के रूप में अध्ययन किया था, तो हम विधि शास्त्र को उसी तरह अध्ययन कर पाए कि आखिर इसके पीछे की साइंस क्या है, क्या लॉजिक है, कैसे किसी रूल को, कैसे किसी लॉ को बनाया गया और इसको कितना लचीला बनाया गया कि इसमें संशोधन किया जा सके। अब देखिए, इसमें अब जो जेरेमी बेंथम ने, इन्होंने जूरिस्प्रूडेंस को क्लासिफाइड कैसे किया। तो जूरिस्प्रूडेंस को बेंथम ने क्लासिफाइड दो तरीके से किया। पहला किया एक्सपोजिटरी जूरिस्प्रूडेंस, मतलब व्यक्तिक हेतुक या व्याख्यात्मक न्यायशास्त्र, व्यक्ति के हेतु में या व्याख्यात्मक मतलब डिटेल में न्यायशास्त्र। दूसरा है अभिवंचक, मतलब परिनिंदात्मक या पारस्वयी विधि शास्त्र, सेंसोरियल जूरिस्प्रूडेंस। व्यक्ति हेतु या व्याख्यात्मक न्यायशास्त्र अधिरचित विधि अर्थात विधि जैसी है, मतलब लॉ के जैसी ही है, परंतु अभिवंचक या पारस्वयी सेंसोरियल विधि शास्त्र का संबंध विधि कैसी होनी चाहिए। जो व्यक्ति हेतुक है वो लॉ की तरह है, एज इट इज़ लॉ है, लेकिन जो अभिवंचक है वो विधि शास्त्र का संबंध कैसा होना चाहिए, उसका रिलेशन कैसा होना चाहिए, इस प्रकार से बेंथम का ये क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन करता है कि बेंथम के मस्तिष्क से प्राकृतिक विधि की परिकल्पना पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होती, नेचुरल। इसलिए उपदायता यूटिलिटी को प्रभावी या नियंत्रण करने वाला नियम मानता है। यही कारण है कि बेंथम को विश्लेषणात्मक विचारधारा का पिता नहीं माना जाता, क्योंकि विश्लेषणात्मक विचारधारा का संबंध अधिरचित विधि या विधि जैसी ही है, विधि शास्त्रों के अनुसार विधि शास्त्र की विधि कैसी होनी चाहिए से संबंध नहीं रखना चाहिए, कि विधि शास्त्र कैसी होनी चाहिए इससे संबंध नहीं रखना। अब बेंथम की जो उपयोगिता की जो धारणा थी वो क्या थी, कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी ऑफ बेंथम क्या था। बेंथम ऑस्टिन की भांति प्राकृतिक विधि के आलोचक थे। बेंथम ने उपयोगिता की धारणा, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी का प्रतिपादन किया। उनकी उपयोगिता के सिद्धांत का तात्पर्य अधिक से अधिक लोगों को अधिक से अधिक भलाई, दूसरे शब्दों में विधि का प्रयोजन अधिक से अधिक लोगों की अधिक से अधिक भलाई करना। बेंथम के अनुसार प्रत्येक विधि का सुख तथा दुख
की कसौटी पर परखा जाना चाहिए। किसी भी विधि को सुख तथा दुख की कसौटी पर परखा जाना चाहिए और अधिक से अधिक लोगों का भलाई करना, ये विधि का मेन सिद्धांत होना चाहिए किसी भी कानून का, कि अधिक से अधिक लोगों का भला हो सके। अब ये सुख और दुख का प्रिंसिपल क्या है बेंथम का? बेंथम के अनुसार प्रकृति ने मनुष्य को सुख दुख का साम्राज्य प्रदान किया है कि इंसान के पास सुख भी है और दुख भी है। मानव मनोविज्ञान की अपनी समझ के अनुसार बेंथम ने सुख तथा दुख, प्लेजर और पेन को एक सूची में तैयार किया। धन का सुख, सम्मान का सुख, मित्रता का सुख, ज्ञान का सुख, सामाजिक लगाव का सुख तथा कष्ट से मुक्ति का सुख को सूची में सम्मिलित सुख थे। कष्ट की सूची में बेंथम ने अभाव का कष्ट, हतोत्साहित या निराश होने का कष्ट, पश्चाताप का कष्ट, असंतुष्टि का कष्ट, विभिन्न रोगों से उत्पन्न होने वाला कष्ट, दुश्मनी का कष्ट, जानकारी तथा कल्पनाशीलता का कष्ट बेंथम की कष्ट सूची में शामिल किया। इन्होंने दुख तथा सुख को दो सूची में शामिल किया। सुख इंसान के लिए क्या क्या हो सकता है और दुख इंसान कैसा है? भाई दुश्मनी करेगा तो दुख होगा, ठीक है। अभाव, चीज़ों का अभाव होना, वो भी दुख का कारण है। तो ये चीज कि ये तो बेंथम का सुख और दुख का प्रिंसिपल। सकारात्मक या विद्यात्मक या अधिरिचित विधि क्या है? पॉजिटिव लॉ क्या होता है? तो आइंस्टीन सकारात्मक विधि या अधिरिचित विधि या विद्यात्मक विधि मतलब पॉजिटिव लॉ को परिभाषा में एक्सप्लेन करते हैं कि सकारात्मक विधि से तात्पर्य ऐसी विधि से है जो राजनीति रूप से श्रेष्ठ द्वारा उन लोगों के आचरण को नियंत्रित करने के लिए प्रतिपादित की जाती है जो श्रेष्ठ प्रतिकारी के प्रतिकार के अधीन सब्जेक्ट ऑफ अथॉरिटी रहते हैं। जॉन ऑस्टिन के अनुसार सकारात्मक विधि ही वास्तव में विधि है, सकारात्मक विधि। इसलिए ऑस्टिन विधि को संप्रभु सवर ग्रीन का समादेश कमांड कहते हैं। संप्रभु श्रेष्ठ प्रतिकारी है। ऑस्टिन के अनुसार विधि में बाध्यता का बल होना चाहिए, अर्थात विधि को प्रभावित करने वाला श्रेष्ठ प्रतिकारी उस स्थिति में होना चाहिए, अन्यथा विधि का पालन सुनिश्चित नहीं कराया जा सकता। सकारात्मक विधि में ऑस्टिन का तात्पर्य व्यक्ति द्वारा निर्मित विधि से है। ऑस्टिन दैवी विधि या नैतिक विधि को मानता नहीं देता, मतलब दैवी विधि और मानता विधि को वैलिड नहीं मानते। ऑस्टिन सर विधि का कार्य इसी मानव निर्मित अधिरचित विधि या ज्ञापक विधि का विश्लेषण करना है। जिस प्रकार एक रसायन शास्त्री योगियों को विश्लेषण करता है इसी प्रकार से ऑस्टिन की विचारधारा एनालिटिकल स्कूल भी कहा जाता है। ऑस्टिन की सकारात्मक विधि पॉजिटिव लॉ सामंत की नागरिक विधि के समान है। अब देखिए, जो ऑस्टिन का एनालिटिकल स्कूल भी कहा जाता है, तो ये पूछा जाता है कि ऑस्टिन का जो एनालिटिकल स्कूल था उसको क्या कहा जाता है? इसको पॉजिटिव लॉ कहा जाता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में ये जूरिस्प्रूडेंस का पहला लेक्चर है। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा। ये चीज़ें थोड़ा देर से समझ में आती हैं, लेकिन आप इसको 5 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, जितनी बार आप देख सकते हैं। पेपर के आने के पहले तैयारी स्टार्ट रखिए, क्योंकि कोर्स बड़ा है, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। वीडियो को एक बार नहीं, कम से कम 10 बार, 50 बार देखिए। जितनी बार देखेंगे उतनी बार चीज़ें आपको रटती जाएंगी और बार बार रिवीजन करें। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें।